हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा सन 2012 में आई एक कोरियन हाइस्ट मूवी द ग्रैंड हाइस्ट को। ये बाकी हाइस्ट मूवीज से बिल्कुल अलग है क्योंकि ये मूवी राजा महाराजाओं के टाइम पर बेस है। साथ ही इस मूवी में बहुत ही अलग चीज की चोरी दिखाई गई है। अब कोरियन मूवी होने की वजह से मूवी के कैरेक्टर्स के नाम याद रखना और समझना बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैंने इस वीडियो में कैरेक्टर के नाम बदल दिए हैं। और ये मूवी इतनी बढ़िया थी कि मुझे एक्सप्लेन करने में 45 मिनट लग गए, इसीलिए मैंने इस मूवी को 2 पार्ट में एक्सप्लेन किया है। दूसरे पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम जॉन को देखते हैं। जॉन एक बुक स्टोर चलाता था। वो अपने बुक स्टोर के सामने आराम कर रहा था। तभी वहाँ एक आदमी आकर उससे एक यूनिक बुक मांगता है। वो बुक फिलहाल जॉन के पास नहीं थी, लेकिन वो बुक उस आदमी के पास थी। यहाँ पता चलता है वो आदमी जॉन का दोस्त डीन है। डीन उसे मिस्टर डीन बुलाता था। डीन अलग अलग देश में जाकर वहाँ से बुक कलेक्ट करके लाता है और आज वो अपने साथ एक इंग्लिश बुक लाया था। जॉन उस बुक को देख ही रहा था। बुक से याद आया, आपको पता है नॉलेज गेन करने का सबसे आसान तरीका है बुक्स। सब लोग बुक पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में बुक पढ़ने का किसी को टाइम नहीं मिलता। इसी प्रॉब्लम का हल लेकर आए हैं कुकू एफएम। कुकू एफएम पर आप बुक सुन सकते हो। ऑफिस जाते हुए, ट्रैवल करते हुए, जिम में एक्सरसाइज करते हुए, साइकिलिंग करते हुए, अपने खाली समय में आप बुक सुन सकते हो। मैं भी किसी भी टॉपिक को पढ़ने से ज्यादा उसे सुनना प्रीफर करता हूँ। इस मूवी को देखने से पहले मैंने कुकू एफएम पर द थीफ ऑफ इंडिया नाम की बुक सुनी थी। इस बुक से मुझे पता चला कैसे अंग्रेजों ने हमारे देश को लूटा था और पूरी दुनिया में ये प्रोपेगेंडा फैलाया कि वो हमें मॉडर्न बना रहे हैं। इस बुक के राइटर भी पहले इसी प्रोपेगेंडा के शिकार थे, लेकिन जब उन्होंने इंडिया का दौरा किया तब उन्हें ब्रिटेन की सच्चाई पता चली। अब कुकू एफएम क्या है? कुकू एफएम नॉलेज और लर्निंग का एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। कुकू एफएम में बहुत सारी कैटेगरीज की ऑडियो बुक अवेलेबल है, जैसे बिजनेस, फिक्शन, मोटिवेशन, हिस्ट्री और भी बहुत कुछ। इस पर हजारों घंटे का नॉन फिक्शन कंटेंट अवेलेबल है और इसकी रेटिंग है 4.5। आप कोई भी काम करते हुए ऑडियो बुक सुन सकते हो। कुकू एफएम के साथ मैं आपके लिए एक ऑफर लेकर आया हूँ। कुकू एफएम का ईयरली सब्सक्रिप्शन 399 का है, लेकिन आप मेरा कोड MEBM50 यूज करते हो तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन ये 50% डिस्काउंट पहले 250 लोगों के लिए ही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कुकू एफएम डाउनलोड करें और मेरा कोड यूज करके 50% डिस्काउंट का फायदा उठाए। अब लौटते हैं अपनी मूवी की तरफ। तो डीन अलग अलग देश में जाकर वहाँ से बुक कलेक्ट करके लाता है और आज वो अपने साथ एक इंग्लिश बुक लाया था। जॉन उस बुक को देख ही रहा था, तभी उसके सामने से एक लड़की गुजरती है। जॉन तुरंत उसके पीछे जाता है। दरअसल जॉन हमेशा उस लड़की का पीछा करता था। जॉन को उस लड़की का नाम तक नहीं पता और आज तक वो उससे बात तक नहीं कर पाया। मिस्टर डीन अपने साथ एक नेकेड लेडी की फोटो भी लाया था। फिर हम आइस स्टोरेज गार्ड टॉम को देखते हैं। कुछ देर बाद वो लड़की टॉम से आकर मिलती है। दरअसल उसे थोड़ा आइस चाहिए था। वो एक ऑर्फनेज संभालती है। बच्चों को हीट स्ट्रोक हो रहा है, इसीलिए उसे आइस की बहुत जरूरत थी। उनकी बातें जॉन भी सुन रहा था, लेकिन ऑर्डर्स के मुताबिक जॉन उसकी कोई मदद नहीं करता, इसीलिए निराश होकर वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन जॉन फैसला करता है वो उस लड़की की मदद करेगा। अब कुछ देर बाद सब मजदूर अपने अपने पैसे ले रहे थे, तभी एक आदमी लाइन तोड़कर सामने आ जाता है। दरअसल वो वाइस प्राइम मिनिस्टर लियो का आदमी था, लेकिन टॉम उसे पकड़कर पीछे करता है। तभी जॉन मास्क लगाकर आता है और एक बर्फ के टुकड़े को चुरा कर ले जाता है। उसे देखते ही टॉम उसका पीछा करता है। टॉम उसकी तरफ तीर चलाता है, जिससे बचने के चक्कर में बैलेंस बिगड़ने से जॉन गिर जाता है, लेकिन टॉम उसका पीछा कर रहा था। अब जॉन उस बर्फ को लेकर बाजार में आता है। अब थोड़े चेस सीन के बाद जॉन गायब हो चुका था, लेकिन कुछ देर बाद जॉन टॉम को दिख जाता है। जॉन गधे पर बैठकर भाग रहा था, इस वजह से वो पकड़ा जाता है। अब सजा के तौर पर उसके पिछवाड़े पर डंडे पड़ रहे थे। टॉम को उसका सीनियर बताता है जॉन सेकंड वाइस प्राइम मिनिस्टर का बेटा है। उसके पिता सरकार में इतनी बड़ी पोस्ट पर है, लेकिन जॉन आम लोगों की तरह ही रहता है। वैसे तो जॉन स्टडी में बहुत होशियार है, लेकिन उसे मिनिस्ट्री में आने का कोई शौक नहीं। वो बस अपनी बुक स्टोर की दुकान पर ही रहता है। अब कुछ देर बाद टॉम उस ऑर्फनेज में जाता है जहाँ की लड़की उससे बर्फ मांगने आई थी। यहाँ पता चलता है वो लड़की टॉम की बहन है। टॉम उसके लिए थोड़ी बर्फ लाया था, लेकिन वो देखता है वहाँ के बच्चों के पास पहले से बर्फ है। वो लड़की बताती है कोई उनके लिए यहाँ बर्फ छोड़कर गया है। उसने बर्फ के साथ अपनी फोटो भी छोड़ी थी, वो जॉन ही था। तब टॉम को समझ में आता है जॉन ने पहले ही उस बर्फ के 2 टुकड़े
कर दिए थे और एक टुकड़ा वो जानबूझकर उसके सामने लेकर भागा। यहाँ मैं आपको बता दूं, उस समय बर्फ बहुत वैल्यूबल था। देश के सारे बर्फ को सरकार ही कंट्रोल करती थी, फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट करके बेचा जाता था। बर्फ की सुरक्षा करने एक अलग फोर्स थी और टॉम उस फोर्स का हेड था। शाम को डीन जॉन की चोट पर कोई लेप लगा रहा था। ये लेप उसने इंग्लिश किताब में देखकर बनाया है। उसे इंग्लिश पढ़ना तो नहीं आती, लेकिन उसने सिर्फ फोटोज देखकर ही ये लेप बना लिया था। उस दवाई से जॉन को अच्छा महसूस होता है, लेकिन साथ ही वो बेहोश भी हो जाता है। अब कहानी 6 महीना आगे बढ़ती है। सर्दियां आ चुकी थी। सर्दियों में नदी जम जाती है और जमी हुई नदी से बर्फ निकालने का काम भी सरकार ही करती है। वहाँ हम वाइस प्राइम मिनिस्टर लियो को देखते हैं। उसके बगल में ही जॉन के पिता मतलब सेकंड वाइस प्राइम मिनिस्टर खड़े थे। लियो उन्हें पसंद नहीं करता था। अब एक जगह बाकी मिनिस्टर बैठकर क्राउन प्रिंस को गालियां दे रहे थे। दरअसल क्राउन प्रिंस राजा का पोता है। राजा का बेटा मर चुका है, इसीलिए राजा के बाद उसका पोता गद्दी संभालेगा। लेकिन क्राउन प्रिंस एक नंबर का निकम्मा है। फिर लियो बाहर देखता है। जॉन के डैड टॉम और बाकी गार्ड्स को ऑर्डर दे रहे हैं कि कोई भी अपने निजी फायदे के लिए बर्फ का गलत तरीके से इस्तेमाल करता हुआ पकड़ा जाए तो उसे तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया जाए। दरअसल लियो बर्फ के स्टॉक को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट जॉन के डैड है, क्योंकि वो एक ईमानदार मिनिस्टर है। वही दूसरी तरफ डीन फिर से दूसरी कंट्रीज से कुछ बुक्स लेकर आया था। जॉन को लगता है डीन नेदरलैंड गया था। नेदरलैंड जाना डीन का सपना है, लेकिन इस साल वो इजिप्ट तक गया था। इजिप्ट में उसे नेदरलैंड के एक आदमी ने वहाँ की कुछ फोटोज दी थी, साथ ही वहाँ की औरतों की भी। अब दोनों नेदरलैंड की लड़कियों को फैंटेसाइज करने लगते हैं। वही दूसरी तरफ एक फ्रोजन रिवर के पास कुछ लोग बर्फ की इलीगल माइनिंग कर रहे थे। उस माइनिंग को लियो का भतीजा करवा रहा था। सभी मजदूर जाकर उससे शिकायत करते हैं, क्योंकि उन्हें माइनिंग करने में बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि उसने बर्फ को एक जगह से दूसरी जगह खिंचवाने जानवर भी नहीं बुलवाए। लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता और अपने आदमियों से उन्हें पिटवाना शुरू कर देता है। लेकिन तभी वहाँ आइस हाउस के गार्ड्स के साथ टॉम आकर उन सबको बचा लेता है। इस बीच लियो का भतीजा वहाँ से भाग जाता है। टॉम को पता नहीं था ये माइनिंग कौन करवा रहा था। अब रात में लियो अपने बाकी आदमियों के साथ मीटिंग कर रहा था। सब उससे जॉन के डैड मतलब सेकंड वाइस प्राइम मिनिस्टर की शिकायत कर रहे थे, क्योंकि उनके रहते इन सभी का इलीगल आइस का बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा। लेकिन लियो कहता है उसने सेकंड वाइस प्राइम मिनिस्टर को अपने रास्ते से हटाने के बारे में सोच लिया है। तब उसका भतीजा उससे टॉम की भी शिकायत करता है, जबकि टॉम बस एक गार्ड है, लेकिन वो भी उनके काम में टांग अड़ा रहा है। लेकिन लियो कहता है वो टॉम को भी संभाल लेगा। वहाँ लियो का बेटा ल्यूक भी था, वो भी अपने बाप के सभी काले धंधों में शामिल है। अब अगले दिन जॉन और डीन एक बार में बैठे चिल कर रहे थे। डीन उसे ओके बोलना सिखाता है, क्योंकि वेस्ट में सब ठीक होने पर लोग ओके ही बोलते हैं। अब थोड़ा पीने के बाद दोनों अपने बुक स्टोर में आते हैं, लेकिन तभी वहाँ रॉयल गार्ड आते हैं और उनके बुक स्टोर को सर्च करने लगते हैं। डीन और जॉन को समझ नहीं आता आखिर हो क्या रहा है। तब उन गार्ड्स को उनकी दुकान में एक बुक मिलती है जो कोरिया में रखना बैन है। जॉन और डीन को कुछ पता नहीं था ये बुक उनकी दुकान में कहाँ से आई, लेकिन ऑफिसर उनकी एक नहीं सुनता और दोनों को जेल में डलवा देता है। अब उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। वही दूसरी तरफ फ्रोजन रिवर में टॉम आइस माइनिंग करवा रहा था। सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन तभी उसे कुछ आवाज आती है। वो आगे जाकर देखता है, तभी उसके ऊपर एरो जैसा एक बहुत बड़ा लोहे का टुकड़ा गिरता है। टॉम किसी तरह उससे बच जाता है। थोड़ा और आगे जाने पर उसे दिखाई देता है वहाँ एक और एरो है और उसके सामने कुछ दूरी से लोग उस एरो को शूट कर रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ही उस पर एक सफेद बाल वाला आदमी हमला कर देता है। अब यहाँ टॉम और उस आदमी में फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन इस बीच वो लोग कुछ और एरो शूट कर रहे थे। उससे लड़ते लड़ते टॉम देखता है उन्होंने एक और एरो शूट किया। एरो के बर्फ में लगते ही बर्फ की परत टूटने लगती है। टॉम समझ जाता है उसे फौरन जाकर मजदूरों को बताना होगा, वरना वो सब मारे जाएंगे। लेकिन वो सफेद बाल वाला आदमी उसे जाने नहीं देता और बाकी लोग एरो शूट करने ही वाले थे। लेकिन किसी तरह टॉम उससे बचकर मजदूरों की तरफ भागने लगता है। लेकिन वो लोग 3 एरो एक साथ छोड़ते हैं जो जाकर सीधा मजदूरों के पास लगते हैं, जिससे तुरंत ही बर्फ की परत टूट जाती है। सभी मजदूर और गार्ड्स बचने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कोई बच नहीं पाता और सभी हड्डियां जमा देने वाले पानी में डूबकर मारे जाते हैं। टॉम वहां पहुंचता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, कोई भी बच नहीं पाता। अब टॉम को भी पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। दरअसल उसके ऊपर इल्जाम लगा था उसने बर्फ ठीक से चेक नहीं की और उसकी लापरवाही की वजह से मजदूर और गार्ड्स मारे गए। टॉम कहता भी है कुछ लोगों ने जानबूझकर बर्फ की परत तोड़ी है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। अब टॉम और जॉन एक दूसरे के आमने सामने बंद थे। जॉन उसका यहाँ थोड़ा मजाक उड़ाता है। जॉन इन सबको ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था ऑफिसर से कोई गलती हुई है। कुछ घंटों बाद जॉन के डैड वहाँ आते हैं। जॉन उन्हें यकीन दिलाता है वो बुक उनकी
उनकी दुकान में कहां से आई उसे नहीं पता। उन्होंने तो उस बुक को कभी खरीदा भी नहीं। वो समझ जाते हैं इसके पीछे कौन है। अब टॉम और डीन को टॉर्चर किया जा रहा था। दोनों लगातार बोल रहे थे उन्हें उस बुक के बारे में कुछ नहीं पता। इस तरफ जॉन के डैड लियो के पास जाते हैं। उन्हें पता था ये लियो ही करवा रहा है। अब जॉन को छोड़ने के लिए लियो उनके सामने एक शर्त रखता है। वही इस तरफ डीन उनके टॉर्चर को सह नहीं पाता और कुछ देर में वो मर जाता है। उसका नीदरलैंड जाने का सपना सपना ही रह जाता है। जॉन डीन की मौत पर बहुत रोता है क्योंकि डीन उसका एकमात्र दोस्त था, बल्कि दोस्त से भी बढ़कर था। अब सुबह जॉन को छोड़ दिया जाता है। जॉन अपने साथ डीन की लाश ले जा रहा था, लेकिन थोड़ा आगे जाने पर उसे दिखाई देता है उसके डैड को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गार्ड्स उसे बताते हैं उन पर आइस बिजनेस में घपला करने का इल्जाम लगा है। जॉन समझ जाता है उसे छुड़वाने के लिए ही उसके पिता ने ये इल्जाम अपने ऊपर लिया है, लेकिन उसके डैड उसे यहाँ से जाने कहते हैं। जॉन उनसे कहता है वो बस एक बार बताए उनके साथ ये किसने किया है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते। जॉन बस अपने डैड को जाते हुए देखता है। उनके साथ ही गार्ड्स टॉम को भी गिरफ्तार करके ले जा रहे थे। अब जॉन अपनी टूटी हुई दुकान में आता है। वही दूसरी तरफ लियो और उसके साथी जश्न मना रहे थे क्योंकि अब उनके रास्ते के दोनों कांटे निकल चुके हैं। अब वो आइस बिजनेस को अपने मन मुताबिक चला सकते हैं। जॉन अपनी दुकान में निराश एक जगह पड़ा था, तभी उसे एक रोशनी दिखाई देती है। जॉन जाकर देखता है एक बॉक्स में एक ग्लोविंग बॉल था, साथ ही बॉक्स में एक लेटर भी था। उस लेटर को पढ़ने पर जॉन को पता चलता है उसके पास डीन को उसके डैड ने ही भेजा था ताकि वो जॉन का ख्याल रख सके। उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां थी जिससे वो जॉन के साथ समय नहीं बिता पाए, और अपने बेटे का इतना अच्छे से ख्याल रखने के लिए ये तोहफा जॉन के डैड ने डीन को दिया था। ये जानकर जॉन को बहुत दुख होता है कि डीन और उसके डैड उसका कितना ख्याल रखते थे। अब जॉन डीन की सभी चीजें जला देता है, फिर सीरियसली पढ़ना शुरू करता है। दिन और महीने बीतते जाते हैं। ऐसे ही पढ़ते पढ़ते उसे पूरे 2 साल गुजर जाते हैं। अब जॉन के पास काफी नॉलेज थी। तब जॉन कहता है ओके। फिर हम टॉम को देखते हैं, वो समुद्र किनारे प्रैक्टिस कर रहा था। तभी उससे मिलने जॉन आता है। दरअसल टॉम अपनी 2 साल की सजा काट कर जेल से बाहर आ चुका था। जॉन उससे बात करना चाहता था, लेकिन टॉम को उससे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। दरअसल टॉम उस असासिन को ढूंढना चाहता है जिसने नदी की बर्फ तोड़ी थी, लेकिन जॉन उसे समझाता है हर किसी को प्रोवाइड करने सरकार के पास इनफ बर्फ नहीं है, जबकि बर्फ की डिमांड बहुत है। हर मछली या मीट बेचने वाला बर्फ की डिमांड करता है, और ऐसे ही कई जगह बर्फ की डिमांड बढ़ती जा रही है। इसी वजह से सरकार ने बर्फ के बिजनेस को प्राइवेट कर दिया। लेकिन उसके जेल जाने के बाद एक बहुत ही अमीर आदमी ने आइस के सारे बिजनेस को टेक ओवर कर लिया, और वो आदमी है लियो का भतीजा काई। दरअसल उसके और जॉन के डैड के जेल जाने के बाद काई ने गवर्नमेंट ऑफिस जाकर आइस की माइनिंग का सारा कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। उसकी दलील थी कि गवर्नमेंट आइस माइनिंग ठीक से नहीं करवा पा रही, जिसकी वजह से पिछली बार बहुत से मजदूरों की जान गई। अब वो आइस माइनिंग करवाएगा और गवर्नमेंट को बहुत सस्ते दाम पर आइस बेचेगा, जिससे गवर्नमेंट को आइस बहुत सस्ती पड़ेगी। साथ ही उसने रिश्वत भी दी। इससे उसे और उसके साथियों को आइस माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। अब आइस की कीमत वही डिसाइड करता है जो आइस डिपार्टमेंट का हेड हो, और आइस डिपार्टमेंट का हेड है लियो का बेटा ल्यूक। मतलब लियो और उसकी फैमिली ने आइस बिजनेस को पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लिया है। अब तो ये हाल है, कैदियों यहाँ तक कि बीमारों को भी आइस नहीं मिल रहा। अगर आप अमीर या पावरफुल नहीं है तो आपको बर्फ देखने तक को नसीब नहीं होगी। और इन सब के पीछे का मास्टरमाइंड है लियो, और लियो ही उन दोनों का दुश्मन है। लियो ने ही उसे और जॉन के फादर को फंसाकर अपने रास्ते से हटाया है। ये जानकर टॉम लियो को मारना चाहता था, लेकिन जॉन समझाता है लियो को मारना इस मसले का हल नहीं है। लियो मरेगा तो उसकी जगह कोई और आ जाएगा। उन्हें प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचकर इस करप्शन में शामिल सभी लोगों को एक्सपोज करना होगा। तभी टॉम की बहन पानी से निकलती है। जॉन उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि ये वही लड़की थी जिसे जॉन इतने समय से पसंद करता आ रहा है। अपनी बहन को इस तरह देखने के लिए टॉम जॉन का गला पकड़ लेता है, और अब से जॉन टॉम को साले साहब बुलाने लगता है। अब जॉन उनके घर आना चाहता था, लेकिन टॉम उसे बाहर से ही भगा रहा था। बड़ी मुश्किल से टॉम जॉन को अपनी बहन का नाम बताता है। उसका नाम एजरा है। जाने से पहले जॉन टॉम से वादा लेता है कि टॉम प्लान में उसका साथ जरूर देगा। उसके जाने के बाद एजरा बाहर आती है क्योंकि उसे जॉन जाना पहचाना लगा था। अब 1 महीने बाद जॉन अपने बुक स्टोर में एजरा का ही सपना देख रहा था, लेकिन तभी उसे वहाँ टॉम दिखाई देता है। दीवार पर जॉन ने अपना प्लान लगा रखा था। अब साथ में काम करने के लिए टॉम की 3 कंडीशन थी कि इस काम में किसी भी बेकसूर को चोट नहीं लगनी चाहिए, और वो इस देश की किसी भी धरोहर या संपत्ति को हाथ नहीं लगाएंगे, और ये काम तभी शुरू होगा जब वो कहेगा। जॉन उसे साले साहब कहते हुए उसकी सभी शर्तें मान जाता है। टॉम आगे बताता है उसने पता
पता करवाया है। लियो अपने बिजनेस का सारा हिसाब एक सीक्रेट अकाउंट बुक में लिखता है। उस बुक के बाहर आने पर लियो भी एक्सपोज हो जाएगा, लेकिन इस प्लान को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें कुछ और लोग और एक इन्वेस्टर चाहिए। अब दोनों एक फाइनेंसर माइलो के पास जाते हैं। माइलो एक बिजनेसमैन है, लेकिन लियो के आइस बिजनेस को टेक ओवर करने के बाद माइलो का आइस बिजनेस पूरी तरह ठप हो गया था। उसे भी लियो से बदला लेना है। दरअसल उनका प्लान था वो गवर्नमेंट के आइस हाउस से वहाँ का पूरा आइस चुरा लेंगे, लेकिन माइलो को समझ नहीं आता वो दोनों ये चोरी करेंगे कैसे। तब जॉन बताता है उन्हें कुछ एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला था एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट कूपर। उसके जैसा बम बनाने वाला पूरे देश में नहीं है, लेकिन उसकी एक ही प्रॉब्लम है, उसे थोड़ा कम सुनाई देता है। दूसरा है भेष बदलने, चोरी करने और लड़कियों को पटाने में एक्सपर्ट, मतलब एक कॉन आर्टिस्ट ईथन। अब आइस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टर एक्सपर्ट था सैमुअल। सैमुअल कम बोलता है और थोड़ा खतरनाक है। अब चौथा वो चोर है जिसने चाइना के एक मकबरे में चोरी करके उसे लूट लिया था। वो है लोगन, जो सुरंग खोदने और चोरी करने में एक्सपर्ट है। माइलो उनकी चोरी में पैसे लगाने तैयार हो जाता है, लेकिन कुछ भी गलत हुआ तो वो उन दोनों को पहचानने से भी इनकार कर देगा। जॉन उसे ओके कहता है। दोनों को उसका मतलब समझ नहीं आता। जॉन उन्हें समझाता है ओके का मतलब है सब ठीक है। अब सभी लोग एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, तभी सब लोगों को बदबू आने लगती है। दरअसल किसी ने चुपके से पात दिया था। सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, लेकिन आखिर में उन्हें पता चलता है चोटी मास्टर लोगन ने पादा है। फिर वहाँ एक बड़ी लड़की एलियास और एक छोटी लड़की एली आती है। उन्हें माइलो ने भेजा था। टॉम और जॉन को छोड़कर सब लोगों को लड़की के साथ काम करने में एतराज था। लोगन कहता है उसका पहला रूल है वो कभी लड़कियों के साथ काम नहीं करता, लेकिन तभी एलियास लोगन की पूरी हिस्ट्री बता देती है, उसके बाद कूपर की भी। ये सुनकर ईथन हंस रहा था, लेकिन एली उसकी भी पूरी इन्फॉर्मेशन बता देती है, वो सब इन्फॉर्मेशन जो उन्हें लगता था किसी को नहीं पता। दरअसल एलियास और एली इन्फॉर्मेशन स्पेशलिस्ट है। ये सुनने के बाद किसी को भी एलियास और एली के साथ काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब जॉन अपना प्लान बताता है। 2 महीनों बाद किंग का बर्थडे आने वाला है, तब एक ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा। आसमान में आतिशबाजियां होगी, तब वो अपनी चोरी करेंगे। अभी गर्मियां चल रही थी। उस इवेंट के लिए 150 टन बर्फ लगेगी, लेकिन बाकी बर्फ गवर्नमेंट आइस हाउस से वो लोग चुरा लेंगे और उस आइस के बदले वो लियो से 5 मिलियन येन की डिमांड करेंगे। लियो को पैसे देने ही होंगे, वरना उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि उसका बेटा ल्यूक ही गवर्नमेंट आइस हाउस का मेन इंचार्ज है। जब लियो पैसे दे देगा, तब जॉन और टॉम उसकी सीक्रेट अकाउंट बुक लेकर बाहर आएंगे, जिसमें वो अपने बिजनेस का सारा हिसाब रखता है। तो इस तरह लियो का सारा पैसा भी जाएगा और बुक के बाहर आने पर उसे गिरफ्तार भी किया जाएगा। पैसे मिलने के बाद सब गायब हो जाएंगे, लेकिन किसी ने भी उन्हें लियो के सीक्रेट अकाउंट बुक के बारे में बताया नहीं था। टॉम बताता है वो बुक लियो के घर पर ही होगी, उसके घर पर हमेशा सिक्योरिटी रहती है। उस बुक को चुराने का काम ईथन का है। तभी सब देखते हैं ईथन ने अपना भेष बदल भी लिया। जॉन कूपर को एक साइलेंट बम बनाने कहता है। फिर टॉम कहता है 5 मिलियन येन उन सभी में बराबर बांटे जाएंगे। उन पैसों में से उसे और जॉन को कुछ नहीं चाहिए। इस पर जॉन को थोड़ा एतराज था, लेकिन टॉम उसे शांत करवा देता है, क्योंकि वो ये सब पैसों के लिए नहीं कर रहा। अब जॉन गवर्नमेंट आइस हाउस के पास एक घर देखता है। वहाँ पहले कोयले की खुदाई होती थी, लेकिन अब वो जगह बिल्कुल वीरान है। सबको वो जगह पसंद आती है। अब सभी लोग वहाँ सुरंग खोदना शुरू करते हैं, लेकिन सुरंग से निकलने वाली मिट्टी से वो पकड़े जा सकते थे। तब जॉन आइडिया देता है वो मिट्टी को कब्रों की तरह रखेंगे। फिर एलिस बच्चों के जरिए अफवाह फैला देती है कि उस जगह प्लेग फैला है। प्लेग के डर से वहाँ कोई नहीं आएगा। एलियास और एली लियो पर भी नजर रखती है। जिस होटल में लियो मीटिंग करता था, वहाँ एलियास वेट्रेस बनकर रहती है। वो लोग बहुत धीरे धीरे बात करते हैं, लेकिन एलियास उनके माउथ रीड कर लेती है। फिर टॉम और सैमुअल कूपर को बारूद ला कर देते हैं, ताकि वो साइलेंट बम बना सके। अब कुछ दिन बीत चुके थे और उन्होंने थोड़ी सुरंग भी खोद ली थी। तभी मिट्टी में से एक स्केलेटन का हाथ निकलता है। टॉम को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जॉन बहुत डर जाता है। स्केलेटन के पूरा बाहर आने पर जॉन उसे देखकर बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ लियो और उसके साथी एक रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट कर रहे थे। वहाँ निकम्मा क्राउन प्रिंस भी था, जिसे अपने राज्य से कुछ मतलब नहीं है। लियो ने उसे पूरी तरह नशेड़ी बना दिया है। अगले दिन कूपर सभी को अपना साइलेंट बम दिखाता है। सभी अपने सेंसिटिव पार्ट ढक लेते हैं, लेकिन वो बम इतना धमाकेदार था कि सभी के कान सुन हो जाते हैं। इसीलिए टॉम कूपर को कहीं और जाकर बम बनाने बोलता है। अब जंगल के बीच एक गुफा में कूपर बम के साथ एक्सपेरिमेंट करता है, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी वो साइलेंट बम बना नहीं पाता। एक रात टॉम और जॉन सुरंग से निकली मिट्टी जमा कर रहे थे। तभी वहाँ एलियास और एली आते हैं। दरअसल वहाँ कुछ गार्ड्स पेट्रोलिंग करने आ रहे थे। उन्हें देखते ही जॉन एली के साथ और टॉम एलियास के साथ कब्र के गड्ढे में छुप
जाते हैं। गड्ढे में एलियास टॉम के बिल्कुल ऊपर थी। अब गार्ड वहाँ कुछ ढूंढ रहे थे क्योंकि उन्होंने किसी की आवाज सुनी थी। तब एली बिल्ली की आवाज निकालती है। उसकी आवाज इतनी परफेक्ट थी कि गार्ड्स को लगता है सच में बिल्ली ही होगी। वहाँ मिट्टी बिल्कुल कब्र की तरह लग रही थी। उन गार्ड्स ने ये अफवाह सुन रखी थी कि यहाँ प्लेग फैला है। उन्हें लगता है ये सब कब्र प्लेग से मरने वालों की ही है, इसीलिए दोनों डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। उनके जाते ही जॉन और एली टॉम और एलियास के पास जाते हैं, लेकिन एलियास टॉम के ऊपर से उठ नहीं रही थी। जब वो उठती भी है तो बहुत अजीब तरह से उठती है। जॉन ये देखकर एली की आंख बंद कर देता है। एलियास के बाहर आने पर जॉन टॉम को बाहर निकलने कहता है, लेकिन टॉम वही बैठ जाता है और कहता है वो थोड़ी देर बाद आ जाएगा। एली को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन एलियास और जॉन सब समझ जाते हैं। एलियास वहाँ से शर्मा के चली जाती है और जॉन टॉम को काम पर ध्यान देने कहता है। अगले दिन लोगन, टॉम और जॉन सामने आइस हाउस को देख रहे थे। दरअसल उन्हें टनल उन कमरों तक ले जानी है जहाँ बर्फ रखी है। टॉम कहता है उसे पता है वो कमरे कहाँ है, क्योंकि वो उस जगह 3 साल तक गार्ड था। लेकिन लोगन के मुताबिक वहाँ रहना और सुरंग खोदना बिल्कुल अलग है। दरअसल उन्हें उस आइस हाउस का कंस्ट्रक्शन मैप मतलब ब्लूप्रिंट चाहिए। अब ब्लूप्रिंट के बिना वो कुछ नहीं कर सकते। अब रात में टॉम किसी जगह आता है जहाँ आइस हाउस का मैप रखा है, लेकिन तभी वो देखता है एक असासिन एक मिनिस्टर को मारने आया है। दरअसल उस मंत्री को मारने असासिन को लियो ने ही भेजा था, क्योंकि वो एक ईमानदार मिनिस्टर है। लेकिन टॉम उसे रूफ टाइल फेंक कर मारता है। टॉम को देखते ही वो असासिन छत पर आ जाता है। टॉम देखता है ये वही आदमी है जिससे उसने 2 साल पहले फ्रोजन रिवर पर लड़ाई की थी। टॉम उसका पीछा करता है। यह दोनों में थोड़ी लड़ाई भी होती है, लेकिन आखिर में वो असासिन वहाँ से भाग जाता है। वहाँ के गार्ड्स को बस टूटी हुई कवेलू मिलती है। उन्हें लगता है छत पर कोई जानवर होगा। फिर हम ईथन को देखते हैं। दरअसल उसने लियो की मिस्ट्रेस जूलियन को पटा लिया था। वो अपने साथियों को सुना रहा था उसने जूलियन के साथ क्या क्या किया। लेकिन यहाँ कूपर और लोगन में बहस हो रही थी, क्योंकि कूपर ने अभी तक साइलेंट बम बनाया नहीं था और लोगन ब्लूप्रिंट के बिना और आगे सुरंग नहीं खोद सकता। तभी वहाँ टॉम आता है, लेकिन उसे ब्लूप्रिंट नहीं मिली। वो बताता है वहाँ के मिनिस्टर को एक असासिन ने मारने की कोशिश की। उससे लड़ने के चक्कर में वो ब्लूप्रिंट नहीं ला पाया। तभी टॉम को कुछ आवाज आती है। दरअसल दरवाजे से कोई उन्हें देख रहा था। दरवाजा खोलकर तुरंत सभी बाहर आते हैं, लेकिन बाहर उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। लेकिन दरवाजे के पीछे कोई था। उसे पकड़ने पर पता चलता है वो तो एक बच्चा है। दरअसल उसने भी यहाँ प्लेग फैलने की अफवाह सुनी थी। क्यूरोसिटी में बस वो यहाँ देखने आया था। उसने फिलहाल किसी को नहीं बताया वो यहाँ आया है। अब उन लोगों को समझ नहीं आता इस बच्चे के साथ क्या करे, क्योंकि उन्हें अपना काम सीक्रेट रखना है। अब अगले दिन मिनिस्ट्री ऑफिस में इस बात को लेकर बहस हो रही थी कि कल रात मिनिस्टर को मारने कोई असासिन आया था। लेकिन लियो सबको ये बोलकर चुप करा देता है कि किसी ने भी असासिन को नहीं देखा, तो हो सकता है छत पर कोई जानवर हो। वही दूसरी तरफ लोगन खुश होकर सभी को बताता है उनकी सुरंग आइस हाउस तक पहुंच गई। अब आइस हाउस का ब्लूप्रिंट चाहिए ताकि वो उन कमरों में जा सके जहाँ आइस रखी है। उन लोगों ने उस बच्चे को बांध रखा था। जॉन एलियास से पूछता है, लेकिन उसे बस इतना ही पता चला था कि आइस हाउस को 10 साल पहले प्रिंस एडो ने रिपेयर करवाया था। तब वो बच्चा कहता है प्रिंस एडो के रिकॉर्ड में आइस हाउस की इंफॉर्मेशन जरूर होगी। एली उसे चुप करा देती है, लेकिन जॉन को समझ में आता है वो बच्चा सही बोल रहा है। प्रिंस एडो के जर्नल्स और रिकॉर्ड एक मंदिर में रखे हैं, लेकिन एलियास बताती है वहाँ के प्रिंस मंगोल वॉरियर जितने खतरनाक है। जॉन कहता है लेकिन उनके पास टॉम है। अगले सीन में हम देखते हैं जॉन और टॉम उस टेम्पल से ब्लूप्रिंट लेकर भाग रहे हैं और उनके पीछे उस टेम्पल के प्रीस्ट पड़े हैं, मतलब उन्होंने ब्लूप्रिंट चुरा लिए। अब टॉम सब लोगों को वो ब्लूप्रिंट दिखाते हुए बताता है आइस हाउस में 8 स्टोरेज रूम है। हमेशा पहले कमरे से बर्फ निकालना शुरू किया जाता है, लेकिन किंग की बर्थडे सेरेमनी में 6वें रूम से बर्फ निकाली जाएगी। लेकिन तभी जॉन को उस ब्लूप्रिंट में कुछ दिखाई देता है। रोशनी के सामने देखने पर जॉन को एक और मतलब 9वां रूम दिखाई देता है। 9वां रूम देखकर टॉम भी बहुत हैरान था, क्योंकि 2 साल आइस हाउस में काम करने के बाद भी उसे 9वां रूम कभी नहीं दिखा। टॉम एलियास को रूम नंबर 9 के बारे में पता लगाने कहता है, जब तक जॉन सभी को अपना काम करने कहता है। फिर ईथन लियो की मिस्ट्रेस जूलियन से मिलता है। दरअसल उसने जूलियन को बताया था वो एक सीक्रेट इंस्पेक्टर है। अब वो बहाना बना रहा था कि उसे मारने किसी ने असासिन भेजा था। उसका सीक्रेट किसी को पता चल गया है, इसीलिए उसे जाना होगा। उसके जाने की बात सुनकर जूलियन बहुत दुखी थी। तब ईथन कहता है उसे छुपने के लिए कोई जगह चाहिए। जूलियन उसकी बात समझ नहीं पाती। ईथन फिर से उससे कहता है उसे छुपने के लिए कोई ऐसी जगह चाहिए जहाँ कोई मिनिस्टर रहता हो। तब जूलियन कहती है वो उसके घर में रह सकता है और वो खुद लियो के घर में रहती है। मतलब ईथन ने लियो के घर में घुसने का अपना रास्ता बना लिया।
फिर हमें लियो का घर दिखाया जाता है। उसके पास उसकी सीक्रेट अकाउंट बुक थी। वो अपने बेटे ल्यूक से बर्फ के रेट 30% बढ़ाने बोलता है। ल्यूक को इससे थोड़ा डर था क्योंकि बर्फ का प्राइस इतना बढ़ाने से बाकी मिनिस्टर को एतराज होगा, लेकिन लियो कहता है जब तक उनके पास ये सीक्रेट अकाउंट बुक है कोई उनका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बाकी मिनिस्टर का भी सारा कच्चा चिट्ठा इसी में लिखा है। साथ ही वो आइस का सारा बिजनेस अपने बेटे ल्यूक को दे देता है। ये सुनकर ल्यूक बहुत खुश होता है, लेकिन लियो उसे वार्न करता है उनके अलावा कोई भी इस लाइब्रेरी में नहीं आना चाहिए। अब जैसे ही ल्यूक बाहर आता है दरवाजे से टकराकर एक नौकर गिर जाता है। तब हमें पता चलता है वो नौकर ईथन है। ल्यूक के पूछने पर ईथन बहाना बना देता है वो अभी ही यहाँ नौकरी पर लगा है। अब ल्यूक नौकरों पर उतना ध्यान नहीं देता था, लेकिन उसके दरवाजा बंद करते समय ईथन देखता है अंदर लियो कुछ रख रहा है। ल्यूक के जाते ही जूलियन एक बेल बजाकर ईथन को फिर से यामाकाटा करने बुलाती है। वही दूसरी तरफ जॉन और एलियास एक ब्रोथल में जाते हैं। दरअसल वहाँ एक आदमी था जिसे सी ऑफ इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। वही उन्हें बता सकता है उस 9th रूम में क्या हो सकता है, लेकिन वो आदमी सिर्फ म्यूजिक से कम्युनिकेट करता है। उसे आवाज बिल्कुल पसंद नहीं। उसके पास जाने पर एलियास उसके सामने किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ बैठी थी, जबकि जॉन एक मोटी लड़की के साथ था जो उसे परेशान कर रही थी। अब एलियास उससे म्यूजिक के जरिए बात करना शुरू करती है, लेकिन वो लड़की जॉन को लगातार परेशान कर रही थी। कुछ देर बाद जॉन से बर्दाश्त नहीं होता और वो चिल्ला देता है। अब आवाज करने की सजा के तौर पर वो दोनों को कुएं में फेंक देते हैं। बाहर निकलकर जॉन एलियास से पूछता है उसे क्या पता चला। अब यहाँ हमें एक प्रिंस सोही के बारे में पता चलता है। फिर जॉन माइलो को बताता है प्रिंस सोही 8 साल तक चाइना में था। चाइना में उसने जो भी पैसा कमाया उसे उसने गोल्ड में बदल दिया। उसके मौत के बाद किंग ने उसके सभी एसेट जब्त कर लिए, लेकिन उसका सोना गायब हो गया। दरअसल जब प्रिंस सोही चाइना से वापस आया था उसके साथ एक चाइनीज ट्रांसजेंडर भी था। प्रिंस सोही के मरने के बाद वो भी गायब हो गया, लेकिन कहा जाता है प्रिंस सोही के मरने के बाद वो ट्रांसजेंडर प्रिंस सैडो के पास गया। उसके बाद उस ट्रांसजेंडर को कभी किसी ने नहीं देखा। उस समय ही प्रिंस सैडो ने आइस हाउस को रिनोवेट करवाया था। मतलब वो ट्रांसजेंडर प्रिंस सोही के गोल्ड को उनके भाई प्रिंस सैडो के पास ले गया। अब प्रिंस सैडो के मरने के 1 साल पहले उसने आइस मर्चेंट से बहुत सारे पैसे लिए थे, क्योंकि लियो उन्हें फोर्स कर रहा था। लेकिन अपने मरने के कुछ समय पहले उन्होंने उस मर्चेंट को वो पैसे वापस किए, लेकिन उन्होंने वो पैसे उस गोल्ड के रूप में दिए जो उनका भाई सोही चाइना से लाया था। और वो मर्चेंट और कोई नहीं बल्कि माइलो है। प्रिंस सैडो ने मरने से पहले माइलो को कुछ गोल्ड दिया था। तब माइलो ने बताया प्रिंस सैडो ने उन्हें गोल्ड दिया था, जबकि उसने उन्हें मना भी किया था कि उन्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। माइलो ने अभी तक उस गोल्ड को संभाल कर रखा है। उस गोल्ड पर चाइना का मार्क है, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था इस गोल्ड के पीछे इतनी बड़ी कहानी होगी। अब जॉन सभी के पास वापस आता है और उन्हें बताता है प्रिंस सोही का गायब हुआ गोल्ड जरूर आइस हाउस के सीक्रेट रूम नंबर 9 में है, जो उनके भाई सैडो ने वहाँ रखवाया है। गोल्ड सुनते ही सब एक्साइटेड हो जाते हैं। अब सब लोगों को वो गोल्ड भी चुराना था, क्योंकि गोल्ड चुराना आइस चुराने से आसान है। गोल्ड को आसानी से ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है। लेकिन ये सब सुनकर टॉम चिढ़ जाता है, क्योंकि वो गोल्ड इस देश की संपत्ति है। लेकिन लोगन कहता है अगर ऐसा है तो दोनों प्रिंस ने उस गोल्ड को अपने बाप मतलब किंग से छुपा कर क्यों रखा। अब गोल्ड उसका ही होगा जो उसे पहले ढूंढेगा। सभी उसकी बात से सहमत थे। साथ ही जॉन भी कहता है वो आइस और गोल्ड दोनों चुराएंगे। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं, लेकिन टॉम नहीं। उसने पहले ही कहा था वो लोग इस देश की किसी भी संपत्ति को नहीं चुराएंगे। लेकिन जॉन कहता है इस कहानी के मुताबिक वो गोल्ड इस देश की संपत्ति नहीं बल्कि प्रिंस की निजी संपत्ति थी। अब ये सुनकर टॉम इस काम को छोड़कर चला जाता है। अब उन्हें आइस, गोल्ड और लियो की सीक्रेट अकाउंट बुक चुरानी है, इसीलिए जॉन सभी को अपना काम जल्दी करने कहता है। और ये वीडियो यही एंड होता है। इसका दूसरा पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक करें। साथ ही आपकी स्क्रीन पर राइट साइड में भी इसका दूसरा पार्ट शो हो रहा होगा।